तो देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लगातार हम हर सेक्टर के लोगों से बात कर रहे हैं। अब हमारे साथ आपको बता दें, अनिल कुमार है, कैबिनेट मंत्री है यूपी सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव बालियान जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दो इंजन तो यहां पर बैठे हैं, दोनों इंजन से बात करेंगे मुजफ्फरनगर को लेकर। कितना बदला, कितना विकास हुआ और सरकार की योजनाएं कितनी है और आगे क्या रूपरेखा है। संजीव बालियान साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही मैं करना चाहूंगा। केंद्र में आप भी ठीक है, आप पूर्व सांसद लग गया, लेकिन सरकार आपकी है। आपसे मेरा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की बात हम मुजफ्फरनगर से कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जब से योगी सरकार आई, जब से मोदी सरकार आई, कितना बदलाव आप देखते हैं और अब तक आपकी सरकार की योजनाएं क्या क्या रही, जो बड़ी उपलब्धियां आप बता सकें, और आगे का रोड मैप क्या है आप लोगों का? देखिए, 2014 में केंद्र सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014 से पहले मुजफ्फरनगर को अगर आप देखेंगे तो शायद आप पहचान नहीं पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में विशेष रूप से, चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ग्रामीण सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये बहुत बड़े बदलाव आए। और 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद विशेष रूप से कानून व्यवस्था बहुत बेहतर पहले से हुई है। ये मोटे तौर पे बदलाव हैं जो पिछले 10-12 वर्षों में हमने देखे। लेकिन एक सवाल ये है, जिस तरह अब 2027 भी नजदीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन 2047 की बात कही है, उधर केंद्र सरकार ने भी विजन 2047 लेकर चल रही है। उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष तो कहता है कि पहले अगर यूपी की बात करते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं पहले 2027 तो जीत लें, 47 का ख्वाब तो तब दिखाएंगे ना जनता को। देखिए, 2047 का जब विजन प्रधानमंत्री ने दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि 2047 तक मैं रहूंगा। उन्होंने कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, सरकार किसी की भी हो। एक टारगेट, एक एजेंडा तय किया था और वही उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। तो ये दोनों बातें अलग हैं। जो अखिलेश जी कह रहे हैं 2027 में क्या होगा, ये तो 2027 बताएगा। लेकिन 27 में कुछ हो, 32 में कुछ हो, देश चलता रहेगा। योजनाएं चलती रहती हैं, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, दलों के अलग अलग दलों की सरकारें बनती हैं, लेकिन देश तो चलता है। और ज़्यादातर लोगों की सोच भी यही है कि विकसित भारत को कैसे 2047 तक हम बनाए। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अनिल जी, सवाल ये है कि अब विधानसभा चुनाव है तो उसमें अब गठबंधन की क्या स्थिति इसलिए रहने वाली है क्योंकि अब आरएलडी को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर, और अचानक से आपने साथ भी छोड़ा था लोकसभा चुनाव में और उस समय किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि आप 2027 के चुनाव में जब जाएंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कितनी बेहतर रहेगी? क्योंकि कई यहाँ पर खबरें भी आई कि संगठन की बेहतर नहीं बन रही है, कार्यकर्ताओं की नहीं बन रही है, संगठन बहुत मजबूत नहीं है, थोड़ा बिखरा नजर आ रहा है, कुछ ऐसी खबरें भी आई थी बीच में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँ आप लोगों का कि आज आपके इस मंच से बोलने का मौका मिल रहा है। और आपने जो सवाल किया है कि 27 का जब चुनाव होगा गठबंधन की स्थिति क्या रहेगी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। दोनों दल एनडीए के प्लेटफॉर्म पर 24 का चुनाव लड़े और 27 का चुनाव भी लड़ेंगे। और निश्चित रूप से तीसरी बार जो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा राजनीतिक घटनाक्रम में, तीसरी बार एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। अभी डॉक्टर संजीव बालियान जी ने कहा कि 2047 तक विकसित प्रदेश, विकसित देश को हमें स्थापित करना है। ये नारा किसी और नेता ने क्यों नहीं दिया आज तक? देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, क्या किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने कभी सोचा कि एक टारगेट हमें जनता को देना चाहिए ताकि हमारा देश विकसित हो, हमारा देश भी डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आकर खड़ा हो? तो ऐसी सोच के नेता आज तक थे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ जो है सत्ता तक रहने का काम किया, सिर्फ सत्ता में कैसे बने रहे। उनका टारगेट आज की तारीख में भी जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका टारगेट सिर्फ क्या है कि 27 में किसी भी तरह हमारी सरकार आ जाए, बस। उनको 47 से कोई मतलब नहीं है। हवा का रुख देखकर इधर उधर तो पलटी नहीं मार जाएंगे ना? नहीं कोई नहीं। हवा का ऐसा ही होता है ना आरएलडी के साथ। नहीं देखो, एनडीए देखो, हम लोग जो है ना, देखो, किसानों की आवाज उठाने वाली आरएलडी पार्टी है। जो राष्ट्रीय लोकदल है वो चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी पे
लेकिन फिर भी क्यों चलने वाली किसान- पार्टी है। सर, एक किसान मिनट, की, युवा अगर की, आप नौजवान आवाज की उठा बात रहे हैं हम तो लोग क्यों उठाते हैं। प्रदर्शन करते रहते हैं जी। आए दिन किसान? अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो आए दिन क्यों किसान प्रदर्शन करते रहते हैं, क्यों दिल्ली में दिखते हैं? नहीं, आरएलडी कहाँ प्रदर्शन कर रही है? आरएलटी नहीं, मैं किसानों की बात कर रही हूँ। नहीं, किसानों की बात अगर तो करें। किसानों के साथ हैं हाँ। तो किसान क्यों परेशान है? देखो, मैं ये कह रहा हूँ, आरएलडी ने हमेशा किसानों की बात की है। किसान कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे समृद्ध हो, इसकी बात हमेशा चौधरी चरण सिंह जी ने की है, चौधरी अजीत सिंह जी ने की है। और हमेशा जो सवाल खड़े करते हैं वो विपक्ष के लोग खड़े करते हैं। आरएलडी का स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ये है कि हमें किसानों की बात करनी है। जब हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में रहते हुए भी हमने सड़क से लेकर सदन तक किसान की आवाज़ को मजबूत करने का काम किया। और आज हम सरकार में हैं, मुद्दे वही हैं हमारे। हम चाहते हैं कि किसान कैसे मजबूत हो, युवा कैसे आगे बढ़े, युवा को रोजगार कैसे मिले, कैसे भाईचारा कायम हो, हम सब लोग इकट्ठे मिलकर कैसे चले, इन सब बातों पर हम लोग काम कर रहे हैं। अनिल जी, मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि एक मंत्री के बतौर मैं देखूं आपको, ठीक है थोड़ा लेट से आपको जिम्मेदारी मिली, लेकिन अगर मुजफ्फरनगर के लिए एक बतौर मंत्री के तौर पर आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्या उपलब्धियां रही हैं, इस जिले के लिए क्या उपलब्धियां रही हैं, या कोई ऐसा आप रोड मैप है दिमाग में कि देखिए भाई मैं मंत्री रहते हुए मुजफ्फरनगर की जनता को यह सौगात दूंगा? देखो, 2014 के बाद से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए और डॉक्टर संजीव बालियान जी सांसद हुए थे, और राष्ट्रीय लोकदल 2007 से मेरे ख्याल से तब से ही विपक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। और 14 के बाद में अगर हम मुजफ्फरनगर की विशेष बात करें, हम लोग विपक्ष में थे, अपने मुद्दों को लेकर हमेशा सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहते थे, विकास की बात हो चाहे किसान की बात हो। लेकिन अगर उस समय भी ऐसी स्थिति थी, हम लोग मुजफ्फरनगर में रहते हैं, यहाँ के हम रहने वाले हैं, यहाँ के हम वासिंदे हैं, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार हो, डॉक्टर संजीव बालियान जी ने बहुत अच्छा काम मुजफ्फरनगर के अंदर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कर लें, स्वास्थ्य को लेकर ले लें, शिक्षा को लेकर ले लें, हर क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया और उसकी तारीफ हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी करते थे। आज तो हम खुले मन से कर रहे हैं, आज तो हम खुले मन से कर रहे हैं। और जो है उसके बाद 2017 में जब से योगी जी की सरकार आई है, आज हम लोग ये कह सकते हैं कि सर्व समाज के लोगों को सम्मान मिल रहा है, चाहे सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। और यही एक बड़ी बात होती है किसी भी सरकार में। जब कोई सरकार स्थापित होती है तो सबसे बड़ी बात यही, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है, चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि वो किस प्रकार कैसे सब लोगों को साथ लेकर चले, जिनके कारण वो पूर्ण बहुमत में आए हैं। और पूर्ण बहुमत में सरकार वही आती है जब सर्व समाज उसका सहयोग करता है। उस सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर भी चलना है, ये बड़ा चैलेंज था, उसको साथ लेकर आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, सबके सामने है। चलिए डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे, अभी देखिए आपने देखा एसआईआर का मुद्दा कितना बिहार में चल रहा है, वोट चोरी का आरोप लग रहा है, बाकायदा वहां वोट यात्रा निकाल रहे हैं, इधर अखिलेश यादव ने भी वोट चोरी का आरोप लगा दिया, इनको कैसे आप देखते हैं? क्या फर्जी वोट काटना गलत है? जो वोट कटी हैं फर्जी वोट हैं या बाहर के लोगों की वोट हैं, क्या वो गलत बात नहीं थी कि मेरी 3 जगह वोट हो? क्या वो गलत नहीं है कि मैं फर्जी वोटिंग करूं? क्या सरकार का काम नहीं है रोकना? अरे भाई कुछ तो ठीक करने दो। अगर सब कुछ पहले ठीक था तो ठीक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो अगर फर्जी वोट जो बनी हुई है उनको काटने से किसी को दिक्कत है तो मुझे तो शक है शायद वो फर्जी वोट उनकी बनवाई हुई ना हो। लेकिन सर, आप वोट अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं राहुल गांधी, और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? देखिए, वो विपक्ष में वो चुनाव लड़ेंगे तो यात्रा निकालने का उन्हें अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब उन्होंने यात्रा निकाली है आखिर में भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिला है। सरकार हमारी बनेगी, यात्रा वो कितनी निकाल। लेकिन पीडीए के फॉर्मूले को आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला, और उसका असर आपने देखा 2024 में पड़ा, और उसका असर आप पर भी पड़ा, मुजफ्फरनगर में भी पड़ा, तो आप उसे कैसे देखते हैं? ये पीडीए फॉर्मूले के तहत 2027 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हिट होगा या इस बार कुछ अलग कहानी होगी? देखिए, पीडीए के 2 तो आपके पास बैठे हैं, पिछड़ा बैठा है और दलित भी बैठा है जी, तो कोई उनका एक अधिकार तो है नहीं समाजवादी पार्टी का। भाई हम भी पिछड़े हैं, अनिल जी मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में दलित हैं,
तो ये कहना बड़ा आसान है, किसी भी बात को कहो। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है, और मेरे चुनाव हारने के और बहुत से कारण हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैं पीडीए तो का कारण नहीं है। यूपी की बात कर रहा हूँ, पूरे यूपी में असर पड़ा ना उसका। तो देखिए, समीकरण, राजनीतिक समीकरण और बहुत सी बातें होती है चुनाव हारने और जीतने में, कोई एक मुद्दा नहीं होता। अगर पीडीए की बात करोगे तो ज्यादातर इसमें से हर वर्ग ने मुझे भी वोट दिए, मलिक साहब को वोट दिए। तो ये कहना बड़ा आसान है कि पीडीए शब्द कह दिया। अरे भाई, पीडीए तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में, आप कैसे कहेंगे उस बात? संजीव जी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब ये रिपोर्ट आई, जब जो मौजूदा सांसद थे वो हारे, तो ये कहा गया कि एक तो रिपीटेशन हो गया, वही सांसद को वापस लड़ाया गया, और दूसरी बात ये भी आई कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के कार्यकर्ता थे वो मजबूत नहीं थे, और अंदर खाने इतनी ज़्यादा भीतर गात हो गया जिसकी वजह से वहाँ के सांसद हार गए। क्या आप इसे मानते हैं? ऐसा रिपोर्ट कार्ड आया था। देखिए, बताया ना, किसी भी चुनाव को हारने जीतने का कोई एक कारण नहीं होता। जो आपने कहा ये बात भी सच है, मैं उसे इनकार नहीं करता, और बहुत से कारण हैं। और टिकट किसे देना है किसे नहीं देना, ये तो पार्टी का, हर पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेता है। उस पर सवाल उठाने का अधिकार मुझे तो है नहीं कि ठीक है या गलत है, वो तो मैं कह नहीं सकता। हार के बहुत से कारण होते हैं, ये भी एक कारण है जो आपने बताया, ये सच है कि ये भी एक कारण है। चले अनिल की, अभी आपने विधानसभा सत्र देखा, विधानसभा सत्र में एक नारा दिया गया, विजन 2047, और उसको लेकर काफी चर्चा भी हुई, विपक्ष ने सवाल उठाए। विजन 2047 को आप कैसे देखते हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए देखते हैं? देखो, विजन 2047 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया है, वो 2047 तक हम कैसे उत्तर प्रदेश को विकसित करें, ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एक ऐसी लंबी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने कम से कम सोचा। तो सरकार किसकी रहेगी नहीं रहेगी वो सवाल अलग है, लेकिन कम से कम 2047 तक सोचते रहे। जब हमारे देश की आज़ाद हुए 100 वर्ष हम लोग पूरे करेंगे, तो वहाँ हम कहाँ, उस समय हम कहाँ स्टैंड करेंगे, इस विषय में सोचने का तो अधिकार होना चाहिए ना। और आम जनता को भी के सामने भी ये सवाल होना चाहिए कि जिस देश में आप रहते हो, देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया है, आज तक भी हम डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, हमारा देश क्यों नहीं विकसित हो पाया? जो देश हमसे बाद में आज़ाद हुए वो आज डेवलप्ड कंट्री के रूप में हैं, विकसित हैं। तो ये सवाल तो होना चाहिए ना। आज उन नारा दिया है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर एक अच्छी सोच जो है जनमानस में बनी है कि मुख्यमंत्री जी ने एक जो है विजन दिया है प्रदेश के सामने कि सब उसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। खाली अकेले मुख्यमंत्री जी उसमें कुछ नहीं कर सकते। हर एक आदमी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें अपने प्रदेश को विकसित रूप से डेवलप करना है। हर आदमी को जिम्मेदारी लेते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 5वां हिस्सा है देश का आबादी के हिसाब से, अगर उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होगा तो देश को हम विकसित कैसे कर पाएंगे, ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से 24 घंटे की चर्चा कोई छोटी चर्चा नहीं है। 24 घंटे अनवरत विधानसभा चली है और सभी लोगों ने, सभी सांसदों ने, विधायकों ने, माननीय मंत्रियों ने, सभी ने अपने विचार रखे, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, सभी ने। ठीक है, मैं क्योंकि मेरी सहयोगी ने सवाल पूछा गठबंधन को लेकर, मैं फिर से आता हूं। बीजेपी की आइडियोलॉजी है हिंदू मुसलमान, बीजेपी की आइडियोलॉजी है आप पहचान पूछिए, और यहां तो आपने देखा है किस तरह कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ, लेकिन आप इसकी खिलाफत में थे कि नहीं होनी चाहिए पहचान। तो फिर कैसे ये राहें एक साथ चल पाएंगी? आपको नहीं लग रहा है कि राहें एक साथ कैसे होंगी? ये तो भविष्य में जुदा हो सकती हैं फिर। नहीं तो आप ये क्यों कह रहे हो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी है हिंदू मुस्लिम? ये तो विपक्ष की भी तो है ना। मैं तो पूछूंगा ये ना, विपक्ष की है। हाँ, हिंदू मुस्लिम की स्ट्रेटेजी विपक्ष की है, हाँ, ना कि बीजेपी की। आप देख लो, आज जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं चाहे राज्य सरकार की हैं, क्या उसमें कोई भेदभाव हो रहा का? क्या वो धार्मिक आधार पर उनका बंटवारा किया जा रहा का? आज सबसे ज्यादा तो धार्मिक पहचान जरूरी क्यों सर? आज सबसे ज्यादा नहीं, फायदा धार्मिक मुस्लिम समाज के पहचान लोगों को हो जरूरी रहा है। क्यों फिर? हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक पहचान जरूरी क्यों? नहीं, कहाँ ये बात? आपके यहाँ भाई आपको नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा किस धर्म से है। देखो एक बात सुनिए, ये तो एक जो है, सभी जो संस्थान कोई ढाबा खोले या कोई व्यापारिक संस्थान, तो उस पर अपनी नेम प्लेट लगाता नहीं का, प्रोप्राइटरशिप का अपना नाम लिखते नहीं का, तो लिखना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत तो सपा तो कहती है कि भाई एक विशेष वर्ग को परेशान कर रहे हैं आप लोग। मैं वही तो कह रहा, सपा जो है, सपा जो अपना बेस वोट मानती है मुस्लिम समाज को,
वो मुस्लिम समाज के लोगों को भ्रमित करती है। समाजवादी पार्टी उसे बांध के रखना चाहती है, और जब सरकार में ये लोग आते हैं ना, तब उनके लिए कुछ नहीं करते। जब जब ये सरकार में आए, आज ये दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, पीडीए का नारा, वो ऐसा नारा जिसकी आज तक कोई डेफिनेशन तय नहीं हुई आज तक। उस नारे की डेफिनेशन आज अगर तक आप तय ये नहीं हुई कह रहे है। हैं सपा एक पक्ष को ज्यादा मानती है, मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, तो मुस्लिमों का जैसे ही त्योहार आ जाता है ये आरोप लगता है आपकी तमाम गाइडलाइंस आ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जैसे ही मुस्लिम का त्योहार आता है, जुमे की नमाज हुई, अलर्ट हो जाता है। ईद आती है तो उसमें कोई अराजक तत्व ना आ जाए, बहुत सारी बातें आने लगती है। तो विपक्ष ये आरोप लगाने लगा है कि कहीं ना कहीं आप क्यों मुस्लिमों के त्योहार में इतनी सारी गाइडलाइंस जारी कर देते हैं। नहीं, देखो, कोई भी त्यौहार हो या कोई भी फंक्शन हो, गाइडलाइन तो उसकी तय होनी चाहिए ना। जो लेकिन हिंदू अब का कुछ और त्यौहार है, होते हैं और जो हिंदू हिंदुओं का के त्यौहार है, अलग होते हैं। उसकी भी गाइडलाइन तय है। जो मुस्लिम समाज का त्यौहार है, उसकी भी गाइडलाइन तय है। और उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर त्यौहार संपन्न होगा तो निश्चित रूप से उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बालेन साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और महत्वपूर्ण सवाल ये क्योंकि आप लोगों पर आरोप लगते हैं आप हिंदू मुसलमान करते हैं, खासकर मुजफ्फरनगर में अभी देखिए ये कावड़ यात्रा के दौरान किस तरह के विवाद हुए, पहचान को लेकर विवाद हुआ। एक ये सवाल। दूसरा सवाल, अभी संभल में दंगों की रिपोर्ट आई, उसमें एक सवाल आया कि डेमोग्राफी बदल गई, एक विशेष वर्ग की संख्या वहां ज्यादा हो गई आजादी के बाद और हिंदू कम हो गए। उसे आप कैसे देखते हैं, और यहां का जो विवाद है उसे आप कैसे देखते हैं? ये तो सच है कि डेमोग्राफी बदली है, जहां बैठे हैं यहां भी बदल गए हैं। आज मुजफ्फरनगर जनपद में 43% मुस्लिम हैं, पहले तो नहीं था। जनसंख्या जिस तेजी से एक वर्ग की बढ़ी है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और डेमोग्राफी बदल रही है। इसे आप स्वीकार करें, ठीक माने या माने, पर यह सच्चाई है, तो कड़वी। जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आइए फिर। मैं तो पहले से कहता रहा, नहीं ला पाया। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधनों की एक सीमा है। ये सच है, डेमोग्राफी लगातार बदल रही है, ये एक सच है। संभल में जो रिपोर्ट आई है आप खुद बताइए, है, मैं अपने जनपद की कह रहा हूं। अगर आप 1971 से उठा के देखेंगे तो हर 10 साल के सेंसस में 2-3% मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है, हिंदू की कम होती है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण को लागू किया। ये एक सच्चाई है। दूसरी बात जो आप बार बार माननीय मंत्री जी से पूछ रहे थे, छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है कावड़ यात्रा के दौरान, और उस यात्रा के विवाद को, खूब विवाद हुए इस बार भी, हर बार होते हैं, अगर उस विवाद को फिर धार्मिक रंग दिया जाता है, ढाबे पे कहीं तोड़फोड़ होगी, अगर वो बाई चांस मुस्लिम का ढाबा है तो हो गया हिंदू मुस्लिम। तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है कि सावधानी थोड़ी सी पहले बरत ली जाए, तो कम से कम वो विवादों से बचा जा सके। उसका मकसद ये नहीं था कि आप मुस्लिम के ढाबे में ना जाओ, किसने कहा, सबकी इच्छा है कोई किसी पे भी जाए, लेकिन बाद में अगर कोई विवाद हुआ कि खाने में ये मिल गया वो मिल गया, उस विवाद को धार्मिक एंगल ना दिया जाए, उसका कारण वो था। लेकिन ये भी तो सवाल उठ रहा था कि इससे कहीं ना कहीं द्वेष फैल रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो कई बार कावड़ जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन पर फूल बरसाते थे, भाईचारे का एक मैसेज जाता था। लेकिन अब वो भाईचारे का मैसेज ना जाकर ये शुरू हो चुका है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम शुरू हो चुका है, एक दूसरे पे द्वेष आने लगी है। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे कुछ तो द्वेष फैल रहा है? आए दिन ऐसे बयानबाजी शुरू हो जाती है। पहले उसी को हम भाईचारा, आपसी सद्भाव मानते थे, लेकिन आजकल ये आपसी सद्भाव देखने को नहीं मिल रहा है। क्या इसमें कुछ कमी नहीं, लगती ऐसी है? कोई बात नहीं। इस बार भी फूलमा वर्षा मुस्लिम के द्वारा की गई कावड़ शिविर में मदद की जाती है, ऐसा नहीं है। और फिर आप दिखाएंगे मॉब लिंचिंग, आप उसको क्या शब्द देंगे? एक हिंदू के ढाबे पे तोड़फोड़ होगी कावड़ियों के द्वारा तो आप नहीं कहेंगे कुछ भी, और अगर एक मुस्लिम के ढाबे पे होगी तो आप कहेंगे उसको मॉब लिंचिंग, और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाएगा एक छोटी सी तोड़फोड़। तो सरकारों को बचना पड़ता है, इन बातों से सावधानियां बरतनी पड़ती है। ये गन्ना बेल्ट ऐसा है है ना, हाँ जी, मैं इस पे बिल्कुल। कावड़ यात्रा हर साल होती है और मुजफ्फरनगर मेन सेंटर रहता है, और जब कावड़िए जल लेकर चलते हैं, उत्तराखंड की सीमा पार करते हैं, तो मुजफ्फरनगर में एंटर करते हैं तो पुरकाजी से करते हैं, और पुरकाजी के कस्बे के अंदर से आते हैं लोग। 70% वहाँ मुस्लिम वोट है, मुस्लिम जनसंख्या है उस कस्बे के अंदर। सभी लोग स्वागत करते हैं। आगे बढ़ेगी, बरला गांव पड़ता है, वहाँ वो भी ऐसे मुस्लिम बाहुल है। छपार वो मुस्लिम बाहुल है। फिर सिसोना पड़ेगा, फिर महमूदनगर से होती हुई शहर के अंदर से टोटल मुस्लिम बाहुल है। सभी मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है, ये विवाद जो है ना, जो इस पर इंगित करने का काम करते हैं,
वो विपक्षी दल जो है ना इसको इंगित करते हैं कि कावड़ में ऐसा नहीं ऐसा विपक्षी हो रहा थोड़े है, पहचान ऐसा पूछे नहीं जा ऐसा रहा हो है, रहा सर। है। तमाम हिंदू संगठन उठकर पहुंचते हैं, भैया पहचान बताइए। ये तो विपक्ष कहाँ जा रहा है? अब विपक्ष में ठीक रह थोड़े फोड़ सकते हैं, कोई महाराज जी चला जाएगा, कोई स्वामी जी पहुंच जाएगा, पहचान नहीं, वो दिखाई नहीं जाना चाहिए। ये तो वो नहीं गलत है जाना ना चाहिए। फिर। तो विपक्ष की कहाँ इसमें वो भागीदारी? नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं जाना, किसी को कोई अधिकार नहीं है इस तरह काम करने का। वो प्रशासन का काम प्रशासन को करना चाहिए। चले, गन्ना गन्ना बेल्ट है, किसानों की बात नहीं होगी तो मुजफ्फरनगर के किसान नाराज हो जाएंगे कि भैया ये जी मीडिया वालों ने तो पूछा ही नहीं हमारे बारे। गन्ना किसानों की स्थिति कितनी बदली? दूसरा, एक सबसे अच्छी बात है भाई, एक जोरदार तालियां, क्योंकि खतौली के बारे में सुना, खतौली की जो शुगर मिल है वो एशिया की टॉप शुगर मिल बनी चीनी उत्पादन में, मैंने सही आंकड़ा, तो जोरदार तालियां भाई, ये भी एक रिकॉर्ड अब मुजफ्फरनगर में हो रहा है। तो वाकई में ये चीज बदली है अब वक्त के साथ साथ, किसानों की हालत बदली है गन्ना किसानों की, लेकिन विपक्ष कहता है कि रेट बहुत कम है गन्ने के। देखो, ये तो आपके सामने है कि किसान की हालत बदली है, लेकिन किसान के सामने आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आज भी हैं, और उन सब को लेकर हम सब लोग खड़े भी हैं। उन समस्याओं का कैसे समाधान हो, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, और गन्ने को लेकर विपक्ष के लोग राजनीति बहुत करते हैं, और रेट भी ऐसा नहीं, रेट जो है बढ़ना चाहिए। मैं पक्षधर हूँ इस बात का कि रेट बढ़े, और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार आप बढ़ाएगी। मांग नहीं उठाते? नहीं, मांग नहीं उड़ा रहे हम, सरकार भी हमारी बढ़ाएगी नहीं, रेट। आप अभी सेशन चला, मांग उठाते अभी? मांग उठाई, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, हाँ। और इस बार रेट उम्मीद है कि हम बढ़ेगा, इस बार रेट बढ़ेगा भी। और लेकिन किसान की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। उन पे चौधरी जैन जी लगातार काम कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जिन पर काम करने की और आवश्यकता है, हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो गन्ना किसान आश्वस्त रहे, निश्चित रूप से इस बार रेट बढ़ेगा। चले, हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आपसे, 2027 में हैट्रिक लग जाएगी बीजेपी की? अभी तो चलिए गठबंधन में है, तो आपको लग रहा है कि फिर से बीजेपी लौटेगी, कमबैक कर पाएगी? एनडीए लौटेगा, एनडीए लौटेगा, 100% लौटेगा। विपक्ष के लोग ज्यादा खुश ना हो इस बात को बदलेंगे लेकर। तो नहीं ना आप? हम नहीं बदलने वाले, हाँ। हम लोग बदलने वाले लेकिन नहीं, मलिक साहब से हाथ रहेंगे। मिला लें आप। मलिक साहब ने तो भगाया मैं वहाँ, हाँ, इन्होंने तो भगाया मैं समाजवादी वालों ने वहाँ। हाँ। वहाँ से दहेज में हमें कैंडिडेट दे रहे थे, दहेज में मान लो जितनी हमें सीट दे रहे थे, 7 हमें सीट दे रहे थे, तो 7 में तो 5 कैंडिडेट दहेज में दे रहे थे, कहने 5 कैंडिडेट भी ले जाओ साथ में। भाई हमारी पार्टी कहाँ जाएगी, हमारी पार्टी कार्यकर्ता क्या करेंगे, ये भी तो हमारे सामने सवाल था ना। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को, हमें पार्टी कार्यकर्ताओं को जवाब देना था ना, तो ऐसी स्थिति थी। और आज हम लोग खुश हैं, और जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो आज उत्तर प्रदेश में कोई भी एक आम आदमी जो मोदी जी को और योगी जी को सिर्फ नाम से जानता है, फोटो से जानता है, लेकिन आज वो व्यक्ति कहीं भी ये खड़ा होकर कह सकता है कि आज उत्तर प्रदेश में माँ बेटी बहन बेटियां सुरक्षित है, आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर। सबसे बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए, सरकार में आना बड़ी बात है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना उससे बड़ी बात होती है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज होती है सरकार के लिए जो सरकार को ले भी जाती है और वापस भी ले आती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात ये है। बहुत देखिए, बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी अगर जो डूबी है थी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, समाजवादी और योगी पार्टी- सरकार रिपीट करी थी लॉ एंड समाजवादी ऑर्डर पार्टी वजह की से। सरकार में तो थाने भी कोई और चला करते थे, जी जी कोई और बैठ जाता कुर्सी पर जाकर वहाँ जी जी। थानों में, वो चलाते थे वहाँ। और आज थाने को थानेदार चला रहा, जिले को एसपी चला रहा, कानून का राज स्थापित है। आज समाज में एक सुरक्षा का भाव है, तो सबसे बड़ी बात है। और यही कारण है ठीक है। कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रिपीट हुई है, और यही कारण होगा कि तीसरी बार भी हम लोग आएंगे। चलिए बालन साहब, आखिरी सवाल आपसे। कहते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, और इस बार अभी थोड़ा वक्त खराब है। मैं पुराने जख्मों को तो नहीं कुरे दूंगा, लेकिन इशारा कर रहा हूं, कैसे कमबैक करेंगे, और इस कमबैक करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप ग्राउंड पर? क्योंकि कमबैक करने के लिए तो लोगों से जुड़ना पड़ेगा और लोगों के बीच रहना पड़ेगा। देखिए, जख्म की कोई बात नहीं होती, ये राजनीति है। कुछ कमियां हमसे हुई होंगी, जनता चुनती है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। और आप चुनाव हारो या जीतो, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन समाज में अपने क्षेत्र के प्रति आपका रहता है। मैं आज उसी भूमिका में हूँ, अपने क्षेत्र में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। उन्हें बेहतर लगेगा तो आगे चुनेंगे, नहीं बेहतर लगेगा। पार्टी का भी निर्णय होता है और जनता का भी निर्णय होता है। तो राजनीति का मकसद ये नहीं कि पद पर हमेशा बने रहो, राजनीति का मतलब यह है कि समाज के बीच में
क्षेत्र में जनता के बीच में काम किए जाए। कुछ काम बेहतर किए थे, उन्हें फिर याद दिलाएंगे, हमने कुछ बेहतर किया था। तो यही है, जो होगा जैसे होगा तो समय बताएगा। समय बड़ा बलवान है, समय से आगे और कुछ नहीं है। चलिए सर, आप दोनों नेताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आपको बालियान साहब खास शुभकामनाएं। जो एक्स लगा हुआ है, एक्स एमपी और एक्स मंत्री, वो हट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है, मंच पर ही रहिए संजीव जी, आप भी और हरेंद्र मलिक जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ मंच पर आए, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं उन्हें सम्मानित करने का वक्त आ गया है। और एडिटर रमेश चंद्रा जी, हरेंद्र मलिक जी प्लीज़ मंच पर आएँ, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं, स्पॉन्सर हैं, जिनकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है, चल रहा है, उन्हें सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बुलाना तो सबसे पहले मैं विभोर सिंघल जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच पर आएं और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उनका। विभोर सिंघल जी प्लीज मंच पर आएं। तो विभोर सिंघल जी, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी, प्लीज आप मंच पर आएं और सम्मानित करेंगे तमाम माननीय जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। तो युवा भाजपा नेता हैं, युवा व्यापारी हैं, युवा नेता हैं, और कम उम्र में लगातार वो बुलंदियों को छू रहे हैं विभोर सिंघल जी। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी राजा देवराज जी को, प्लीज मंच पर आएं। राजा देवराज जी, राजा देवराज पवार जी राज परिवार से जुड़े हुए हैं, 47 संस्थाओं के प्रबंधक से लेकर सदस्य भी रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, गरीब बच्चों को तालीम लगातार दे रहे हैं, उन्हें लंदन से महारानी ने पुरस्कार भी भेजा था। तो लगातार काम कर रहे हैं, समाज सेवी के रूप में भी 47 संस्थाओं के प्रबंधक भी हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी विकल्प जैन को, प्लीज आए मंच पर। विकल्प जैन, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम में जब तक तालियां नहीं बजती है जोश थोड़ा ठंडा सा लगता है और कार्यक्रम में उतना मजा नहीं आता, इसलिए तालियां लगातार बजनी चाहिए। और अब मैं रोकना चाहूंगी एडिटर रमेश चंद्रा जी से कि पहले धन्यवाद करें संजीव बालियान जी का भी और साथ ही अनिल जी का। और हरेंद्र जी आप रुके रहिए, क्योंकि अब आपका स्वागत करेंगे और उसके बाद चर्चाओं का जो सिलसिला है वो शुरू होगा हरेंद्र मलिक जी से। और तो मैं चाहूंगी हरेंद्र मलिक जी आप रुकिए मंच पर। तो अनिल जी, जिन्होंने बेबाकी से तमाम बात रखी है और 2027 की बात करी, विजन 2047 का,